नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। दीपावली पर लोगों को राहत देने वाली सबसे बड़ी खबर यह है कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपए घटा दी है और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए घटा दी है। यानी पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो रहे हैं। कल से नई दरें लागू हो जाएंगी। इसके बाद आपको भगवान राम की नगरी अयोध्या ले चलेंगे, जहां के दीपोत्सव को आज सारा संसार टकटकी लगाकर देख रहा है। ऐसा दृश्य की आंखों में सीधे त्रेता युग की अयोध्या रच बस जाए। दीपावली की पूर्व संध्या पर 12 लाख मिट्टी के दिए प्रज्वलित करने का यह उज्जवल कर्म सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, इसमें श्री राम की नगरी अयोध्या के प्रति भारत की आस्था का अनंत आकाश है। सरयू का तट हो या अयोध्या की गलियां, हर तरफ प्रकाश फैला हुआ है। इस रोशनी को आज तक के कैमरे से देखिएगा और अयोध्या में दीपावली के उत्साह पर पूरी ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि श्री राम के वनगमन से लेकर फिर से अयोध्या आगमन तक राम कथा का हर दृश्य आज अयोध्या की सड़कों पर सजीव हो गया था। यह दृश्य हर देशवासी के लिए दीपावली के उपहार की तरह है। दीपावली के मौके पर आज WHO ने वैक्सीन वाला गिफ्ट दिया है। शुभ समाचार यह है कि कोवैक्सीन को WHO से मान्यता मिल गई है। WHO की टेक्निकल कमेटी ने आपात इस्तेमाल के लिए भारत के स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद कोवैक्सीन लगवाने वाले लोगों को विदेश जाने में दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही भारत के सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने कोवैक्सीन की शेल्फ लाइफ 12 महीने तक बढ़ा दी है। यानी अब कोवैक्सीन को उसके निर्माण की तिथि के 12 महीने बाद तक प्रयोग किया जा सकेगा। आज WHO की दीपावली गिफ्ट और अयोध्या के दीपोत्सव के साथ साथ बॉर्डर वाले दीपोत्सव की बात करना भी आवश्यक है। आज आपको अपनी सुपर एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए बताएंगे कि भारत के रक्षकों ने किस तरह देश की सीमाओं पर अपने कर्तव्य के दीप जलाए हुए हैं। ये जवान भीषण ठंड में जब अपनी हड्डियां गलाते हैं, तब जाकर देश के महानगरों में रहने वाले लोगों को अपने अपने घरों में सुखचैन से दीपावली मनाने की सहूलियत मिलती है। इस रिपोर्ट को देखकर आप देश के रक्षकों को घर बैठे ही धन्यवाद और शुभ दीपावली कह पाएंगे। इन दिवाली की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने जनता को जो दीपावली गिफ्ट दिया है, उसकी बात सबसे पहले करते हैं। पेट्रोल के दाम में सीधे 5 रुपए की कमी, डीजल के रेट 10 रुपए कम करने का निर्णय है। नई कीमतें दिवाली के दिन यानी कल से लागू हो जाएंगी। अभी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 110 रुपए 4 पैसे है, जो घटकर करीब 105 रुपए लीटर हो जाएगी, जबकि दिल्ली में डीजल अभी 98 रुपए 42 पैसे है, जो घटकर 88.5 रुपए प्रति लीटर होगा। सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में यह कमी एक्साइज ड्यूटी घटाकर की है। पिछले साल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को 19 रुपए 98 पैसे से घटाकर 32 रुपए 90 पैसे किया गया था, जिसमें अब 5 रुपए प्रति लीटर की कमी की गई है। इसी तरह डीजल पर एक्साइज ड्यूटी अभी 31 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर है, जिसमें 10 रुपए की कमी के बाद अब ये 21 रुपए 80 पैसे होगी। दीपावली से पहले केंद्र सरकार का यह निर्णय आम आदमी को राहत देने वाला है, जिसका हिंट वित्त मंत्रालय के प्रधान आर्थिक सलाहकार ने आज तक से खास बातचीत के दौरान पहले ही दे दिया था। काफी दाम बढ़ चुके हैं और 100 के ऊपर चली गई हैं और ये इस चीज़ पे हम लोग सरकार में इस पे काफ़ी बातचीत चल रही है और चलती आई है, क्योंकि देखिए 2-3 चीज़ें हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। पहले है कि एक है कि दुनिया में जो ग्लोबल प्राइसेस हैं वो ऊपर चली गई हैं, उस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हम लोग चूंकि दुनिया से तेल का आयात करते हैं तो उसका एक असर पड़ेगा, हम चाहे ना चाहे। तो एक ये हुआ, तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा है कि तेल पे हम लोग टैक्स भी डालते हैं और पिछले साल एक एक्स्ट्रा टैक्स भी डाला गया था। अब कुछ हम लोगों की राशि की ज़रूरत थी, क्योंकि हम लोग ये वैक्सीनेशन वगैरह कर रहे हैं, उसके लिए भी तो हम लोगों को कहीं से भरपाई करने की ज़रूरत थी। तो ये कहना कि यहाँ से कर रही है गलत है, ऐसा नहीं है। वैक्सीनेशन की ज़रूरत है और उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत थी और हम लोगों ने इसलिए टैक्सों को बढ़ाया था। अब इसको घटा देना चाहिए कि नहीं, इस पे लोग मतलब सरकार के अंदर हम समझते हैं कि एक टैक्स कलेक्शन करना और दूसरी तरफ तेल की महंगाई, इनमें एक ट्रेड ऑफ है, हम समझते हैं और इस पे काफ़ी डिस्कशन चलता रहता है। अभी इस पे क्या निर्णय लिया जाएगा वो मैं नहीं लेता हूँ वो, लेकिन ये मैं बता सकता हूँ दर्शकों को कि ये मुद्दा बहुत लोगों ने हमारे सामने डाला है और इस पे काफी मतलब बातचीत चल रही है।
केंद्र सरकार के इस फैसले का इंतजार आम जनता को बहुत दिनों से था। वैसे पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी के कलेक्शन की बात करें तो इससे केंद्र सरकार को पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष करीब 33% अधिक कमाई हुई है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष यानी अप्रैल से सितंबर 2021 के दौरान पेट्रोल उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार को 1,71,000 रुपए का कलेक्शन हुआ। पिछले वर्ष अप्रैल से सितंबर के बीच यह कलेक्शन 1,28,000 करोड़ रुपए रहा था। अब केंद्र सरकार ने तो एक्साइज ड्यूटी घटाकर जनता को दीपावली गिफ्ट दे दिया है, जिसके बाद अब राज्य सरकारों पर इस बात का दबाव बढ़ गया है कि वो भी वैट घटाकर पेट्रोल डीजल के दामों में कमी करें। आज आपको यह पता होना चाहिए कि आपके प्रदेश की सरकारें आपसे पेट्रोल पर कितना वैट ले रही हैं। दिल्ली में वैट 30%, यूपी में 26.8%, पंजाब में 24.79%, महाराष्ट्र में 25%, राजस्थान में 36%, तमिलनाडु में 13%, पश्चिम बंगाल में 25% वैट वसूला जा रहा है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में इस समय पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 69 पैसे है। इसमें दिल्ली सरकार 25 रुपए 31 पैसे वैट वसूल रही। खबरदार में आज हम आपको अयोध्या वाली दिवाली के अद्भुत दृश्य भी दिखाएंगे, जो हर साल पहले से ज्यादा दिव्य और भव्य होती जा रही है। वैसे तो अयोध्या की दीपावली का हर रंग हर रूप प्रभु श्री राम की भक्ति से सराबोर रहा, लेकिन सबसे प्रमुख और भव्य आकर्षण रहा सरयू नदी के किनारे 9 लाख से अधिक दीपों का प्रज्वलन। इस प्रयास ने लगातार 5वें साल वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। पूरी अयोध्या में 12 लाख से भी अधिक दिए जलाने का प्रयास था। अब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ हो चुका है, लेकिन भव्य राम मंदिर की दीपावली से पहले अयोध्या आज जिस तरह दीपोत्सव मना रही है, उसकी छटा अलौकिक, अद्भुत और अकल्पनीय है। छोटी दीपावली पर अयोध्या के इस दिव्य और भव्य दीपावली उत्सव को देखिए। यह भी देश के लिए दीपावली के उपहार से कम नहीं कि अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, मम धामदा पूरी सुख राशि। याद रखना, प्रभु राम की मर्यादा को और प्रभु राम के द्वारा सामाजिक एकता समरसता का जो संदेश हम सबको दिया गया है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का आगमन और उनके स्वागत में अलौकिक छटा बिखेरती अयोध्या नगरी तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन जो प्रसंगों में सुना, अयोध्या के सरयू तट पर मानो वो प्रसंग मूर्त रूप ले रहा। सरयू नदी किनारे राम की पैड़ी पर एक साथ 9 लाख दिए प्रज्वलित किए गए। राम जन्मभूमि परिसर में 51,000 दीपक प्रज्वलित हुए। अयोध्या के प्राचीन मंदिरों और स्थानों पर 3 लाख से अधिक दीपों का प्रज्वलन हुआ। अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा के भीतर भी लगभग सभी पौराणिक स्थानों, कुंडों, मंदिरों पर दीपक जगमगा उठे। समूची अयोध्या नगरी में 12 लाख दिए प्रज्वलित हुए। वो क्षण अलौकिक था। ऐसा लग रहा था कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। ये लगातार 5वां साल है जब अयोध्या की दिवाली पूरी दिव्यता के साथ एक विश्व कीर्तिमान भी बना रही थी। आज श्री राम की अयोध्या जी ने विश्व स्तरीय रिकॉर्ड बना लिया है। यहाँ पर जो दीप प्रज्वलित किए गए हैं उनकी संख्या की गिनती हो चुकी है। ड्रोन के माध्यम से गिनती हुई और 9 लाख के ऊपर दिए आज यहाँ पर एक साथ प्रज्वलित किए गए और राम की पैड़ी पर सरसों के तेल की ये सौंधी खुशबू के साथ बिखरती रोशनी केवल आंखों को ही नहीं बल्कि मन को सुकून पहुंचा रही है। ये महा उत्सव है प्रभु श्री राम का, जो भारत के जनमानस में बसे। राम नाम के दीपों से जगमगाती अयोध्या नगरी का ऐसा अद्भुत दृश्य कि नजर हटती ही नहीं। छोटी दीपावली पर अयोध्या का तट उसी तरह से जगमगा गया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से पौराणिक प्रसंगों में भगवान श्री राम के घर लौटने पर जगमगाती अयोध्या का बखान। राम त्याग है, भोग नहीं। राम दया है, क्रोध नहीं। राम सत्य है, शोध नहीं। कण कण में राम बसा है, हर एक मन में राम बसा है। और आज श्री राम की नगरी अयोध्या जगमगा उठी है खुशियों के इन दीपक से।
और आज अयोध्या ने आखिरकार वो कीर्तिमान स्थापित कर लिया है जिसके लिए कई दिनों से तैयारी चल रही थी। सरयू के तट पर जल रहे लाखों दियों में केवल अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश की सनातन संस्कृति जगमगा रही है। 2 वर्ष पहले अयोध्या नगरी में 2 दीपावली मनाई गई थी, जब दिवाली के फौरन बाद सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण का ऐतिहासिक निर्णय सुनाया था। पिछले वर्ष भी अयोध्या ने एक साथ 2 दीपावली मनाई, क्योंकि तब दीपावली से पहले अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की नींव पड़ चुकी थी। और इस बार की दीपावली भी अयोध्या के लिए दोहरी खुशी लेकर आई, जब राम भक्तों के दिलों में बसा भव्य राम मंदिर राम जन्मभूमि पर मूर्त रूप ले रहा है। जब पहले दीपोत्सव में आए थे तब भी हमने कहा था धैर्य रखिए, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर अवश्य बनेगा। तब भी हम लोगों ने कहा था। और भाइयों बहनों, अंततः आपके संकल्प की विजय हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कार्यक्रम का 5 अगस्त 2020 को शुभारंभ भी कर दिया है। तो हमने कहा था अब कब हो जाए, लेकिन विक्रांत मैंने मैचेस देखने छोड़ दिए थे उसके बाद से। जिस तरह से हमने आज नाम दिया अब जीत हो जाए, अब जीत हो जाए। कब बात की बात है? नहीं, पर कितने फासले से आज करना है और क्या स्कोर है, जल्दी से। 210 रन बनाए भारत ने, इस वर्ल्ड कप का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। हाँ। उस टीम ने बनाया जो 2 मैच हार चुकी थी, जिससे कोई उम्मीद नहीं की जा रही थी, लेकिन सामने अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान उतना बुरा भी तो नहीं खेल रही है। अफगानिस्तान बुरा नहीं खेली, लेकिन आज भारत जो है कहते हैं ना अपनी हैसियत के हिसाब से खेला है फाइनली। हाँ। शायद कहते हैं कि आपकी पीठ जब दीवार पे लग जाती है तो फिर आप आज ही क्यों इसी लगी? तरह से करते हैं। नहीं, पीठ पहले मैच में लगी थी विक्रांत। क्या रोहित शर्मा ने 74 बनाए हैं, केएल राहुल ने बनाए 69 रन। और दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये है कि राहुल द्रविड़ भारत के कोच बन गए हैं, उनको अपॉइंट कर दिया है। आपको याद होगा जब हम दुबई में थे, हमने उनको देखा। आपने ब्रेक किया था विक्रांत ये इस खबर को, मुझे याद है। आज मुहर लग गई। हाँ, आज मुहर लग गई है। और मैंने जब खबरदार की शुरुआत की, मैंने यही कहा कि आज तक ने सबसे पहले बताया था। और देखिए राहुल द्रविड़ आज नियुक्त हो गए कोच। बिल्कुल। और इंटरव्यूज नहीं हुई, क्योंकि जितने लोगों ने एप्लीकेशन दिया था उनमें से किसी का इंटरव्यू नहीं हुआ। 2 मेंबर एडवाइजरी कमेटी, मदन जी जो है वो 70 साल से ऊपर हो गए, उस कमेटी का हिस्सा नहीं है। आरपी सिंह सुलक्षणा नायक, उन्होंने इनको अपॉइंट कर दिया है। तो राहुल द्रविड़ बन गए हैं जी भारत के कोच। ये बड़ी खबर है और इस खबर का इंतजार तो आप अरसे से कर ही रहे थे। हालांकि मैं और श्वेता जब दुबई में थे तो सोचा नहीं था, हमने देखा था, उन्हें देख लिया था। और उसके बाद ये खबर आपने आज तक पर देखी थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं मैच की, 211 रन बनाने हैं अफगानिस्तान ने। श्वेता, जो आप पूछ रही थी ना नेट रन रेट इक्वेशन फॉर्मूला, आज एक्चुअली भारत के लिए अच्छा दिन रहा, क्योंकि न्यूजीलैंड ने जो पहला मैच जीता स्कॉटलैंड के साथ, वो सिर्फ 16 रन से जीता। उससे क्या हुआ कि न्यूजीलैंड 50-60 रन से जीता तो नेट रन रेट और ऊपर चले जाता। भारत तो बहुत नीचे है, लेकिन अगर आज भारत इस मैच को 70 रन से, 75 रन से, 80 रन से, 60 रन से भी जीतता है तो उनके नेट रन रेट में थोड़ा सुधार होगा। मदन जी जीत सकते हैं इतने लंबे फासले से, क्योंकि बैटिंग तो विक्रांत ने कहा कि भारतीय टीम ने अपना इंटेंट फाइनली दिखा दिया है कि हाँ हम चैंपियन हैं और हम ऐसे खेलते हैं। और अगर कोई ऐसी टीम है जिसे सिर्फ अंडरडॉग कहा जा रहा है, अच्छा खेल तो दिखा रही है अफगानिस्तान, लेकिन उसके सामने बाकी किसी टीम ने अभी तक इतना बड़ा स्कोर खड़ा नहीं किया है। आज हम उम्मीद करें बड़े फासले से जीत? नहीं, बड़े फासले की आप उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि पता क्या है कि अफगानिस्तान के जो बैट्समैन हैं, इनको चेज का अभी तक इन्होंने किया नहीं है। हमेशा इन्होंने पहली बैटिंग की है। और होता क्या कि जब आप टारगेट बड़ा देखते हैं तो उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं आउट होने के। तो इससे क्या है कि मैं समझता हूं कि विक्रांत कह रहे 17 से कि उससे ज्यादा जीत होनी चाहिए, क्योंकि शुरू में अगर 2-3 विकेट्स गिरे। आप जो बात हम कर रहे थे पावर प्ले की, भाई हमें 6 ओवर में रन बनाने चाहिए, आज देख लिया आपने कि जब आप पावर प्ले अच्छा जाता है तो आपके स्कोर कितने होता है। तो यही जो चीज हम मिस करते चैंपियन टीम से, आज उन्होंने कर दिखाई है। पर डेफिनेटली मैं जो आपने कहा है कि बिग मार्जिन से जीत सकते हैं, क्योंकि चेजिंग अफगानिस्तान 21 गेंदों में भारत ने बनाए हैं 63 रन। और जिस फिनिशिंग की हम उस तरीके को जो हम मिस कर रहे थे, ऋषभ पंत हो, हार्दिक पांड्या हो, फाइनली वो चौके छक्कों की बरसात दिखी। लेकिन वो इसलिए दिखी श्वेता क्योंकि ऊपर से रोहित और राहुल वो रन बना गए थे। तो हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, या फिर बस यही एक डर है, ये एक डर है, ये डर है। कहते हैं ना अंग्रेजी में टू लिटिल टू लेट वाली बात ना हो जाए। लेकिन फिर वही बात है, आपके हाथ में क्या है, आपको आज जीतना था। आई डोंट थिंक इंडिया यहां से ये मैच हार सकता है। और दूसरा, अगर आप उस फासले को बढ़ाते रहें तो अपने नेट रन रेट में थोड़ा सुधार करते रहें। आई थिंक उस लिहाज से भी भारत के लिए अच्छा ही हुआ है कि उन्होंने इतने रन इतने तेज बना दिए।
दूसरी बात, न्यूजीलैंड अफगानिस्तान वो जब मैच होगा तब देखी जाएगी, लेकिन श्वेता मैच दर मैच ये इस तरह की बातें चलती नहीं तो हैं। क्या अभी हमें ये भी उम्मीद करनी है कि न्यूजीलैंड हारे अफगानिस्तान जी, से? उसके बिना नहीं हो सकता, उसके बिना नहीं हो सकता। भारत ने अफगानिस्तान को हराना है, फिर स्कॉटलैंड को हराना है, नमीबिया को हराना है, अपने नेट रन रेट को सुधारना है, और ये उम्मीद करनी है कि न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से हारे। लेकिन उस सूरत हाल में एक और चीज जो लोग थोड़ा नजरअंदाज कर रहे हैं, न्यूजीलैंड का नेट रन रेट तो आपसे नीचे होना ही चाहिए, अफगानिस्तान का भी होना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान अगर न्यूजीलैंड को हराता है तो मैच तो वो भी 2 ही हारा होगा, तो वहां पर एक तरह से वो 3 वे टाई भी हो सकती है। मतलब जी एक समय था जब एक्चुअली इसी तरह से हम लोग उम्मीद करते थे कि अरे फलाना टीम ऐसे कर दे, फलाना टीम ऐसे कर, लेकिन बीच में एक लंबा दौर आ गया था जिसकी वजह से मेरी भी आदत छूट गई थी कि, और इसीलिए मैं इतना डिसअपॉइंटेड भी हूँ विक्रांत, कि आप सोचना छोड़ दिया था। इंडियन टीम जो थी पहले दूसरे मैच में पक्का कर लेती थी कि हमें अगले दौर में जाना है। बिल्कुल, ये बिल्कुल पता है सोचता क्या बात क्या है कि ये 2020 का खेल है, इसमें कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके शुरू में 1-2 विकेट गिर जाते हैं तो इतने ज्यादा रन बनते नहीं। यही 2 मैचेस में हमारे साथ हुआ है। अगर हम वहां से ये अगर रन बना लेते शुरू में तो ये इतनी ज्यादा हमें प्रॉब्लम आने वाली भी थी। हम आराम से, जैसे आप कह रहे हैं ना, पहले या दूसरे मैच में हम क्वालिफाई कर जाते। तो ये 2020 में इसमें राहत नहीं है, क्योंकि रिकवरी नहीं कर सकते आप, क्योंकि आज भी देखिए आप अफगानिस्तान की बॉलिंग अटैक अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बॉलिंग अटैक काफ़ी टीमों से ज़्यादा अच्छा भी है इनका, पर आज रिकवरी हुई नहीं उनकी। जब आप बैट्समैन शॉट्स खेलने लगता है तो कहते हैं ना कि बॉलर के भी हाथ पैर सूझते हैं, उनको पता लगता है कि कौन सी लेंथ में चेंज करूं, तो उससे और ज़्यादा रन बनते हैं। तो आज जो इन्होंने भारतीय टीम ने किया, आज तो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 190 होगा, पर इन्होंने 190 से भी ज़्यादा रन बनाए। बिल्कुल 210 रन श्वेता काफ़ी होते हैं, और 210 रन इस टूर्नामेंट में किसी ने बनाए नहीं है, वो भी अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ, जिसकी बॉलिंग अच्छी है। हालांकि एक मुजीब आज नहीं खेले, मुजीब को चोट लगी है, लेकिन बावजूद इसके आपने राशिद खान के अगर आप 4 ओवर देखें तो राशिद को भी 4 में 35 रन गए, उनको भी 4 में 35 पड़े हैं। तो उस लिहाज से जो नीचे आके हार्दिक पांड्या ने या फिर ऋषभ पंत ने बैटिंग की है, ऋषभ पंत के हैं जी 27 रन 13 गेंदों में, और हार्दिक के 35 रन है 13 गेंदों में, ये दोनों नॉट आउट रहे। दूसरी बात यह भी है कि और वो टॉस का सिलसिला विक्रांत जो चल रहा है, वो चल रहा है। आज आपने बैटिंग की ना पहले, आपने पिछले मैच में पहले बैटिंग की, उससे पिछले मैच में पहले बैटिंग की, तो वो नहीं बदला, लेकिन आज आपकी अप्रोच थोड़ी सी अलग दिखी है, और अप्रोच अलग दिखने से देखिए ये भी कहना होगा कि बॉलिंग अटैक भी आपको जो है जो पाकिस्तान का था या जो न्यूजीलैंड का, वो नहीं मिला आज, लेकिन ये आपका प्रोग्रेशन है। पावर प्ले में आपने 53 रन बनाए थे, 10 में आप 85 थे, 15 में आप 142 एक आउट थे, और सनी भाई भी जुड़ गए मेरे साथ। सनी भाई, सबसे पहले तो राहुल द्रविड़ भारत के कोच बन गए हैं, उस पर आपकी जो ओपिनियन होगा उसको पहले ले लेते हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने काम किया है जूनियर क्रिकेट के लिए, और जिस तरह से उन्होंने जूनियर क्रिकेट को देखा है, तो उससे पता है कि वो जानते हैं सही माने कि जूनियर क्रिकेट मतलब कौन कौन अच्छे खिलाड़ी है वो भारतीय टीम में आ सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कोच जो होता है वो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट बहुत कम देखता है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट से बिजी होते हैं, व्यस्त होते हैं, तो डोमेस्टिक क्रिकेट देखने के लिए मौका नहीं मिलता। तो फिर डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं देखते तो फिर आपको कैसे पता होगा कि कौन सा खिलाड़ी अच्छा है। तो ये जो राहुल द्रविड़ ने जो जूनियर क्रिकेट संभाला है, उससे उनको बड़ी अच्छी जानकारी है कि जूनियर क्रिकेट में कौन कौन अच्छे खिलाड़ी जो इंडियन क्रिकेट में आ सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी खबर है। और उनके बारे में तो उनके टैक्टिकल मतलब जो उनका क्रिकेट का दिमाग है, क्रिकेटिंग ब्रेन जो है, वो तो बहुत ही बढ़िया है। उनके पास संयम है, उनके पास सहनशीलता भी है, और इसी की वजह से मुझे लगता है कि ये एक अच्छी चॉइस है जो बीसीसीआई ने की है। 210 रन बनाए हैं सनी भाई आज 2 विकेटों के नुकसान पर। श्वेता ने एक जुमला इस्तेमाल किया था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते? जी देखिए, ये तो न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के मैच पर तय होगा, पर जिस तरह से भारतीय टीम ने बल्लेबाजी की है तो उन्होंने अपने आप को मौका दिया है। क्योंकि अगर मानो न्यूजीलैंड डगमगाता है अफगानिस्तान के खिलाफ, तो ये जो बड़ा स्कोर है, और इसके बाद में हमें बड़ी अच्छी मार्जिन से विक्ट्री भी लेनी होगी। और इसके बाद में 2 आसान मतलब टीम्स ऐसी है जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं, अनुभव है नहीं, स्कॉटलैंड और नमीबिया, उनके खिलाफ भी ऐसी बड़ी जीत होनी चाहिए। तो इसी की वजह से थोड़ी सी अभी आशाएं जगने लगी है कि क्या भारतीय टीम सेमीफाइनल में आ सकती है।
पर सनी भाई, क्या 210 अफगानिस्तान के खिलाफ हम ये सोचें कि आपने एक कमजोर टीम के खिलाफ बनाया, या फिर हम ये समझें कि नहीं, अफगानिस्तान की टीम भले ही यहां पर वर्ल्ड कप में एक अंडरडॉग मानी जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका बॉलिंग अटैक कमजोर है? बिल्कुल, उनका बॉलिंग अटैक बिल्कुल कमजोर है नहीं। जैसे आपने देखा, राशिद खान भी है, उनके पास गुलबुद्दीन है, उनके पास अनुभवी गेंदबाज है। तो पर जिस तरह से हमारी आज मतलब जो बैटिंग का जो अप्रोच था, एटीट्यूड था, वो बिल्कुल अलग था। उन्होंने सोचा था कि पहले 6 ओवर में जो फील्ड प्लेसेस सिर्फ 2 ही फील्डर बाहर होते 30 मीटर की रेखा के बाद, वो उसका फायदा उठाना चाहिए, और वो उन्होंने उठाया। जो शुरुआत मिली, मतलब 50 रन की जो शुरुआत मिली पहले 6 ओवरों में, तो इसे तो पता चल रहा था कि आज की जो अप्रोच, आज की जो टैक्टिक्स थी, वो बिल्कुल अलग थी, और उसी की वजह से 200 रन तक हम पहुंच गए। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में हार के बाद सनी भाई, भारतीय टीम ने एक पॉलिसी डिसीजन लिया था कि फिंगर स्पिनर्स नहीं चाहिए वाइट बॉल क्रिकेट में। उसके बाद अश्विन जडेजा बाहर हो गए। आज दोनों इंसिडेंटली देखिए, आज दोनों वर्ल्ड T20 का मुकाबला एक साथ खेल रहे हैं। हाँ, देखिए क्रिकेट में आप कुछ कह नहीं सकते। क्रिकेट में कोई भी वापसी कर सकता है। किसी के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि इसका करियर का दी एंड हुआ है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्रिकेट में लोग वापसी कर सकते हैं। रविचंद्रन अश्विन ने दिखाया कि उनके पास वो जिद है कि वो ट्राई करते रहेंगे, और वही कर रहे हैं। वो कोशिश करते आए, वो एक्सपेरिमेंट काफी करते हैं, अपने बॉलिंग को सुधारने की कोशिश करते हैं, हमेशा अलग अलग गेंदे डालने का प्रयास करते हैं। और शायद देखिए, हम सब जानते हैं कि उनके क्रिकेट के बारे में कोई किसी के बारे में मतलब चिंता नहीं थी, पर वो इनकी एक जो एक इंक्विजिटिव नेचर, या जो अपने आप को मतलब कॉन्फिडेंस नेचर था, इसी की वजह से तो उनके बारे में ये इतने सवाल थे, कि क्रिकेट के बारे में नहीं। और इसी की वजह से तो बाहर निकले थे वो टीम के बाहर, क्योंकि वो सवाल पूछते टीम मीटिंग में, वो अपने आप और अपने आप को बिल्कुल साफ तरीके से कहते हैं कि वो हमें क्या होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी लोग तो सिर्फ नंदी बैल होते, हाँ करते, मुंडी हिलाते टीम मीटिंग में। रविचंद्रन अश्विन वैसे है नहीं। रविचंद्रन अश्विन अपने अंदर की बात बोल लेते हैं, और इसी की वजह से उनको इतनी सारी तकलीफें हुई है। चलिए, आज के मैच के लिए तो हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम की तमाम ताकतों में हमेशा कहा जाता है फैंस की बड़ी ताकत होती है, तो उन दुआओं की ताकत की भी बहुत जरूरत होगी कि अब ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूरे हो जाएं और भारतीय टीम को अगर आगे के दौर में बढ़ना है। बहुत शुक्रिया सनी भाई इस पूरी बातचीत के लिए। मदन जी आपका भी, और विक्रांत आपका। स्पोर्ट्स तक पे दर्शक जुड़ सकते हैं, जो मैच के आगे डाउनलोड करा दीजिए, ये भी कर लीजिए आप। चलिए, लेकिन हम यहां पर आपको दिखाते हैं, चूंकि दीपावली की बात कर रहे थे अभी, भारतीय क्रिकेट टीम क्या धमाके करती है, क्या पटाखे, क्या आतिशबाजी वहां होते हैं, वो तो देखना है, लेकिन सरहद पर हमारे जवान कैसी दीपावली मनाते हैं। दरअसल जो LAC है उसके निकट बर्फबारी भी हो चुकी है, सैनिक वहां पर मौजूद हैं, बहुत जटिल परिस्थितियां हैं, घर से दूर हैं सैकड़ों किलोमीटर, छुट्टियां हैं नहीं अभी क्योंकि तैनाती जरूरी है। उस सरहद पर नॉर्थ सिक्किम में हमारे जवान कैसे दीपावली मना रहे हैं, कैसी तैयारियां कर रहे हैं, मैं आज ही लौटी हूं उनसे वहां पर ये लंबी विस्तृत बातचीत करके। उसका एक अंश देखिए आज। हम इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद नजदीक भारतीय सैनिकों के बीच इस समय मौजूद हैं। तापमान 0 डिग्री के आसपास है इस समय। जिस ऊंचाई पर हम हैं वो लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई है, और एक तरह से देखिए तो ये जो दीप होते हैं नन्हे नन्हे, तम से जो ये लड़ाई लड़ते हैं, अंधकार से जो लड़ाई लड़ते हैं, वो एक सैनिक की तरह ही होता है। इस समय बर्फ के बारीक फाहे आसमान से बरस रहे हैं। कुछ देर पहले बरसात भी हुई, थोड़ी सी और बर्फबारी हुई थी, लेकिन यही परिस्थितियां हुई हैं, और ऐसे ही आंधियों से जूझते हुए हमारे सरहदों की हिफाजत हमारे सैनिक भी करते हैं। यहाँ पर ये BMP जरूर हैं, लेकिन आज दीपावली का ये डेकोरेशन इस पर हो रखा है। जी मैम, तैयारी हो चुकी है, हम लोग की दीपावली मनाएंगे, और पूरा तैयारी हो चुकी, माला, दीपावली कैंडल सभी लग चुके हैं। हम फौज में भर्ती होते हैं, उस दौरान हम पहले अकेले रहते हैं। जब यहाँ पे आए थे, ये हमारा एक परिवार ऐसा होता है जहाँ पे सब धर्म के सब इंसान यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। जब हम सब इकट्ठा होते हैं तो दिवाली त्योहार हम इकट्ठा मनाने में बहुत सारा आनंद हमको मिलती है।
सरहद पर जब रक्षा में तैनाती होती है तो अलग अलग किरदार के जवान होते हैं, अलग अलग बटालियंस के जवान यहाँ पर रहते हैं। जैसे यहाँ पर राजपुताना राइफल्स और डोगराज के जवान यहाँ मौजूद हैं, लेकिन एक परिवार के साथ सब आते हैं यहाँ पर एक त्योहार को मनाने के लिए। तो त्योहार मनाते हैं तो यहाँ पर भी समूचा अनुशासन रहता है या थोड़ी शायरी, थोड़ी गाना वाना, ये सारी चीजें भी होती हैं? हाँ जी मैम, होता है सब कुछ होता है। हाँ जी, सुनाइए कुछ। तो मैम मैं जब भर्ती हुआ था इंडियन आर्मी में, हाँ, तो कब भर्ती हुए थे, कौन से साल? 2016। 2016। हाँ जी, मतलब अभी बहुत समय नहीं बीता। हाँ जी, तो उस टाइम कुछ लोग बोले, जैसे साथ के फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, कि क्या अभी मस्ती करने की उम्र है, क्या अभी इंडियन आर्मी में चला गया, वगैरह वगैरह सवाल किए, कमेंट्स किए। तो मैंने उनको बहुत अच्छा रिप्लाई दिया, छोटे से 4 लाइन के शब्दों से। मैंने कहा, क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, तो क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, दुपट्टा नसीब नहीं होगा कफन के लिए, दुपट्टा नसीब नहीं होगा कफन के लिए, अरे मरना है तो मरो अपने वतन के लिए, अरे मरना है तो मरो अपने वतन के लिए, तिरंगा तो नसीब होगा कफन के लिए। क्या बात है, क्या खूब, वाह। आज लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपके जो दोस्त हैं वो आपसे रश्क करते होंगे कि ये इस वर्दी से इस देश की। हाँ जी मैम। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति की उन्नति का प्यार का चवन, जिसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन, ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने जान जाने मन। जय हिंद जय भारत। तो घर में जब दीपावली का पर्व मनाया जाता है तो सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है। देखिए, कोई रंगोली बना रहा है, कोई पटाखे ला रहा है। यहाँ पर ये जो आप रोशनी देख रहे हैं वो गोरखा राइफल्स की ये टीम यहाँ पर कर रही है, लेकिन सिर्फ इतनी सी रोशनी नहीं, इन्होंने तो बहुत रोशनी फैलाई है। एक गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं ये, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता थी जिसके लिए आप लोग इंग्लैंड से लौटे हैं। यस, जय हिंद मैम। ये एक इंटरनेशनल कंपटीशन पेट्रोलिंग का था, इसे ओलंपिक्स ऑफ मिलिट्री पेट्रोलिंग भी कहा जाता है। अच्छा। जिसपे कई देश अपनी स्पेशल टीम्स को भेजती हैं और उन्हें यहाँ पे कम्पीट करना होता है और एक ही मकसद होता है कि वो गोल्ड जीत के आएंगी। इस बार भी ये स्पेशल ऑपरेशन मिलिट्री एक्सरसाइज कैम्ब्रियन में कंडक्ट की गई थी और हमारी टीम ने इसे वहाँ पर रिप्रेजेंट किया था। उसमें कई प्रकार के चैलेंजेस हमें दिए जाते हैं और 48 घंटे में हमें कई प्रकार के मिशन कवर करने होते हैं, जिसमें हम 60 से 70 किलोमीटर फुल बैटल लोड के साथ, जो कि 30 से 35 किलो का होता है, हम कवर करते हैं। लगभग 85 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। यस, टीम ने पार्टिसिपेट किया था। आउट ऑफ 85, 15 टीम्स कुड नॉट कंप्लीट द एक्सरसाइज, सो इट इज दैट डिफिकल्ट एक्सरसाइज मैम, एंड that's why it is known as the Olympics of military patrolling. ये है गोल्ड मेडल। Yes ma'am, this is the gold medal of Cameron Patrol, and this is the commendation card of UK Army, which is presented by the Chief of the General Staff of the UK Army. छोटी छोटी चीजों में उस खुशी को ढूंढ पाना, वैसी परिस्थितियों में, चाहे हम उन गोरखा राइफल्स के जवानों की बात कर रहे हैं जो 7 समंदर पार करके देश के लिए पदक जीत कर आते हो, या फिर यहाँ पर हम डोगराज, राजपुताना राइफल्स, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, हम किसी की भी बात कर रहे हो, आप इस चीज को समझिए कि यहाँ पर जब एक साथ ये आते हैं तो वर्दी इनके लिए जो इनका दायित्व है, वो जिम्मेदारी, वो किसी भी त्योहार, किसी भी पर्व से बढ़ जाता है। क्योंकि आखिरकार जो सबसे अहम रंग है और जो सबसे अहम धर्म है वो है राष्ट्रीयता, प्रतीक तिरंगा और देश हिंदुस्तान। दीपावली का पर्व सबसे पवित्र भूमि पर हम मना रहे हैं, लेकिन सबसे जटिल भूमि भी है ये, नॉर्थ सिक्किम है। लेकिन अभी तक जितने लोगों से आपकी मुलाकात हुई है, यहाँ पर एक भी चेहरा ऐसा नहीं होगा जो आपको मायूस दिखा होगा। सब मुस्कुरा रहे हैं इस चीज के बावजूद कि वो इस त्योहार पर, अपने घरों पर नहीं, सब चाहते हैं, लेकिन यही उनका परिवार है, यही बात वो बोल रहे हैं। ये बताइए कि बाकी चीजें तो एक तरफ है, परेशानियों से लड़ना, लेकिन इतने मोटिवेटेड ट्रूप्स को लीड करना कैसा अनुभव होता है? देखिए, भारतीय सेना जो है ये अपने जवानों के जोश पर और अपने देश पर मर मिट जाने के जज्बे पर खड़ी है। इट इज देयर मोटिवेशन विच ड्राइव्स अस,
and it is their motivation which every day morning when we wake up, the officers of this army, इनके जोश के ऊपर हम काम करते हैं और इनके जोश के ऊपर हम मार्च करते हैं रोज आगे। तो देखिए अलग अलग क्षेत्रों के लोग आपको जरूर दिख जाएंगे, लेकिन जज्बा वही रहता है यहाँ पर, चाहे वो ठंड हो, घर भर में बात हो पाती है। अब सिग्नल्स होते हैं या मिल जाते हैं ठीक से? जी मैडम, बीएसएनएल का सर्विस इधर है। हाँ। हम बीएसएनएल से डेली बात कर सकते हैं इधर से। अच्छा, कर सकते हैं। जी मैडम। पहले ऐसा नहीं था, पहले बड़ा सिग्नल की दिक्कत होती थी आपको। हाँ, सिग्नल दिक्कत होती थी। लेकिन तो जब आप कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं तो वो सिर्फ सड़कों की कनेक्टिविटी नहीं बढ़ती है कि आप कहीं तक जा रहे हैं, जबकि सिग्नल्स भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जब बहुत ज्यादा बर्फ पड़ जाती है ना, तब तो कोई चीज नहीं, किसी चीज की सुनवाई नहीं है, तब नहीं आती है। हाँ? नहीं, तब तो जूझना है, अपने दम पर जूझना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ। हाँ। लेकिन ये बताइए कि कोई तो होगा ऐसा जिसकी नई नई शादी हुई होगी और यहीं पर होंगे आप? हाँ, आप ही की है? हाँ, कब हुई शादी? पिछले नवंबर में। पिछले नवंबर? तो आपने कहा नहीं कि मेरी पहली दिवाली है, छुट्टी दो? नहीं, अभी तो इस नवंबर में जाऊंगे, लास्ट में। नवंबर में जाएंगे? क्यों, दिवाली क्यों नहीं? अभी वाइफ का डिलीवरी है। अच्छा। तो आप पिता भी बनने वाले, बहुत बहुत आपको मुबारकबाद इसके लिए, बहुत मुबारकबाद। लेकिन देखिए वही चीज जो हम कहते हैं कि आपकी घर की क्या जिम्मेदारी है, क्या खुशियां हैं, क्या क्या कहकर नहीं हम कहते हैं। लेकिन मैं ये जरूर पूछूंगी सर, ये बताइए कि छुट्टियों की मांग तो बहुत आती होगी? आती है? बिल्कुल आती है, बट आर्मी में वी हैव अ प्रूवन सिस्टम ऑफ लीव प्लानिंग। तो हम पूरे साल का लीव प्लान करके रखते हैं एंड जहां तक हो सके उसको फॉलो भी करते हैं, कोशिश करते हैं। इसके अलावा वन आउट रिक्वेस्ट जो एडिशनल आती है उसको हम हमेशा एंटरटेन भी करते हैं। एंड बट एट द सेम टाइम हर एक सोल्जर जो यहाँ प्रेजेंट है उसको पता है कि उसको पता है कि जो हमारा जो टास्क एट हैंड है उसकी इंपॉर्टेंस को वो जानता है, जो कि देश की रक्षा। सो आई बिलीव वो गुड इनफ रीजन है कि वो मोटिवेटेड रहता है। भूखे पेट युद्ध नहीं लड़ा जाता, लेकिन अगर आपकी तैनाती ऐसे इलाकों में है जो सरहदी हैं, तो वहां पर आप कितने तरह के व्यंजन आखिर सोचेंगे। लेकिन त्योहार का समय है तो कुछ तो अलग होगा। तो हम आपको कुक हाउस में लिए चलते हैं और वहां जरा हम देखते हैं कि आज तैयारी क्या चल रही है। सब क्या बन रहा है यहाँ पर? अभी बेसन का बर्फी बन रहा है। बेसन की बर्फी, ये दिवाली के लिए खास है? दिवाली के लिए हमारे जवानों ने इसको बहुत अच्छे से पसंद करते हैं, इसलिए हम बनवा रहे हैं। और गुलाब जामुन भी बना है, जो हमारे जवानों ने इसको बहुत अच्छे से पसंद करते हैं। अभी फेस्टिवल चल रहा है, इसके उपलक्ष्य में हम बनवा रहे हैं। कुछ नमकीन भी बनवाए हैं, जो बोंडा पकौड़ा और बेसन की मट्ठी जिसको हम सेना में बोलते हैं। त्योहार में घर नहीं जा पाए, सब तो जा नहीं सकते हैं। हाँ, सब तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे सेना में सब एक साथ छुट्टी जा नहीं सकते हैं। जब हम छुट्टी जाते हैं वही हमारे लिए दीपावली, दशहरा और होली है, हम खुशी से मनाते हैं। जब नहीं, यही परिवार है जहाँ पर सब कुछ, यही हमारा परिवार है, यही हमारा सब कुछ है। देखिए यहाँ पर बर्फी बन रही है और ये भारतीय फौज में आप इस तरह के जुगाड़ बहुत सारे देख लेंगे, जिससे ये केरोसिन का तेल जाकर वहाँ पर चूल्हा जल रहा है। खाना कितनी जल्दी ठंडा? खाना बहुत जल्द ठंडा हो जाता है, मगर उसके लिए हमारे व्यवस्था हुआ है, पूरा फूड वार्मर है। रोटी के लिए भी चपाती वार्मर भी है, और रोटी बनाने के लिए ये पूरा व्यवस्था है। कितनी बन जाती है इसमें? इसमें रोटियां 45 मिनट में 500 रोटी बन जाता है। 45 मिनट में 500? ये सिर्फ हथियार साजो सामान के अपग्रेडेशन से और नए नए हथियारों उपकरणों से नहीं होता है, बल्कि खाने पीने को लेकर भी हमेशा से दिखाई है। ताकत तो यही से है। लेकिन दिवाली के त्योहार पर कमी जितनी पूरी हो जाएगा, बहुत कमी पूरी हो। मैं लंगर कमांडर हूँ, जिसमें फेस्टिवल आया हुआ है, इसमें दीवार में बोंडा पकौड़ा बनते हैं, तो जवानों को बहुत अच्छे चॉइस होते हैं। और मट्ठी होती है, समोसे बनते हैं, और काफी इंजॉय लेते हैं इसके। ताकि थोड़ा सा, भले ही कितनी भी ड्यूटी, देखिए ड्यूटी में तो कोई कटौती होगी नहीं, ट्रेनिंग में कोई कटौती होगी नहीं, लेकिन छोटी छोटी खुशियां हैं जो सबको आपस में मिल करके हम ये खुशियां बांटते हैं। यही सोच होती है और यही आप यहाँ पर इस कुक हाउस में देख रहे हैं। तो यहाँ पर तैयारियां हो रही हैं, लेकिन छोटी मोटी जो सेलिब्रेशंस होते हैं, चाहे दिया जलाना हो या फिर आप अपनी श्रद्धा के अनुसार थोड़ी सी पूजा कर लें, वो सारी चीजें भी एक तरफ होती हैं। तो दिन भर का प्रशिक्षण, लेकिन थोड़ी देर का सुकून, थोड़ी देर का ये आज।
और आज हमारे पास उन लोगों के लिए भी एक खुशखबरी है जिन्होंने कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए कोवैक्सीन की डोज लगवाई है। आज ऐसे तमाम लोगों को दीपावली के मौके पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है। आज WHO ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को EUL यानी इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के लिए मंजूरी दे दी है। अब कोवैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले लोगों को विदेश जाने में दिक्कत नहीं आएगी। अब तक WHO से मान्यता न मिलने की वजह से कोवैक्सीन लेने वाले लोग विदेश यात्रा पर नहीं जा पा रहे थे। भारत बायोटेक ने WHO से कोवैक्सीन को मंजूरी दिलाने के लिए जून 2021 में आवेदन दिया था। तब से अब तक कई बार कोशिश की गई, जरूरी डेटा उपलब्ध कराया गया। WHO के टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने कोवैक्सीन के तकनीकी पहलू जैसे सेफ्टी, एफिकेसी और इफेक्टिवनेस की जांच की और अब इससे पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद कोवैक्सीन को मान्यता दे दी है। पीएम मोदी ने G20 सम्मेलन में कोवैक्सीन का मुद्दा उठाया था। उन्होंने WHO से अपील की थी कि कोवैक्सीन को जल्द मान्यता दी जाए और आज ऐसा लगता है कि WHO ने पीएम मोदी की बात सुन ली है। देश में करीब 10 करोड़ से ज्यादा कोवैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। इनमें से बहुत से लोग विदेश यात्रा नहीं कर पा रहे थे और सबसे ज्यादा दिक्कत तो स्टूडेंट्स और NRI परिवारों को आ रही थी, लेकिन WHO के वैक्सीन वाले दीपावली गिफ्ट ने इन परेशानियों को दूर कर दिया है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।